प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए अध्याय नंबर 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, यानी कि भारत में किस प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, किस प्रकार की उसके सामने चुनौतियाँ या समस्याएं हैं, उसके बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न जो बनता है वो है सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है और भारत में विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। यानी कि सबसे पहले तो हमें विविधता के बारे में ही पता होना चाहिए। सांस्कृतिक विविधता का मतलब होता है असमानता या विभिन्नता। विविधता जो है, विविधता शब्द असमानता की तुलना में भिन्नता का भाव या अंतरों पर बल देता है। यानी कि हमारे समाज में जो संस्कृतियाँ पाई जाती हैं उसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं या विविधताएं पाई जाती हैं, चाहे वो क्षेत्र के आधार पर विभिन्नताएं हों संस्कृति में, चाहे वो भाषा के आधार पर विभिन्नताएं हों। इस प्रकार अनेकों विभिन्नताएं देखने को हमारे समाज में मिलती हैं। उसके आधार पर ही हम आगे अध्ययन करेंगे। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है या देश है, कहने का अभिप्राय कि हमारे देश में अनेकों संस्कृति को ग्रहण करने वाले लोग पाए जाते हैं या उसका निर्वहन करने वाले लोग पाए जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह या समुदाय निवास करते हैं जिनकी भिन्न भिन्न संस्कृति पाई जाती है। संस्कृति का मतलब क्या होता है कि हमारा रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, किस प्रकार की हमारी भाषा, ये हमारी क्या है, संस्कृति है। ठीक है, तो ये सामाजिक समूह या समुदाय चाहे भाषा के आधार पर, धर्म, संप्रदाय, प्रजाति, जातीय क्षेत्र आदि के आधार पर सांस्कृतिक विभिन्नता या विविधता को दर्शाते हैं। यानी कि हमारे देश में जो संस्कृति पाई जाती है उसमें भाषा के आधार पर क्या विभिन्नता पाई जाती है, धर्म के आधार पर क्या विभिन्नता पाई जाती है, संप्रदाय के आधार पर क्या विभिन्नता पाई जाती है, या प्रजाति के आधार पर क्या विभिन्नता, या जाति और क्षेत्र के आधार पर किस प्रकार की सांस्कृतिक विविधता या विभिन्नता पाई जाती है। अब हम एक एक करके इसका वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भाषीय विभिन्नताएं या विविधता। प्राचीन काल से ही भारत में अनेकों भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। कहने का अभिप्राय कि हमारे देश में 1652 भाषा और बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न भाषाओं व बोलियों का प्रचलन रहा है और भारत में 1652 भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। इसमें से संविधान की 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। पहले संविधान में हमारे 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। उसके बाद 1992 में 4 भाषाओं को फिर शामिल किया और 18 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। उसके बाद 2003 में फिर भाषाओं में इजाफा किया गया और 4 भाषाओं को मिलाकर संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आज शामिल किया गया है। भारत में सबसे अधिक जो है हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। लगभग 34 करोड़ लोग जो हैं हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो अधिक भाषा बोली जाती है वो है तेलुगु भाषा, तीसरे स्थान पर बंगला भाषा और चौथे स्थान पर मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार भाषा के आधार पर हमारे देश में विभिन्नता देखने को मिलती है। यदि हम भाषा परिवारों की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से 2 भाषा परिवार के लोग रहते हैं। कौन कौन से? द्रविड़ भाषा परिवार और इंडो आर्यन भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के जो लोग हैं जो इस भाषा का प्रयोग करते हैं वो दक्षिण भारत में रहते हैं, और इंडो भाषा परिवार के जो लोग हैं या जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो उत्तर भारत और पूर्व के राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार लगभग देश की 1/4 जो परिवार हैं, भाषा परिवार हैं, 1/4 जो लोग हैं वो इन 2 भाषा परिवारों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारे देश में भाषा के आधार पर अनेकों विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस विभिन्नता के पश्चात भी हमारे देश में एकता देखने को मिलती है। अब हम करेंगे धार्मिक विविधता या विभिन्नता, यानी कि धर्म के आधार पर हमारे भारत में किस प्रकार की विभिन्नता या विविधता देखने को मिलती है। भारत में अनेकों धर्म के अनुयायी रहते हैं, अनेकों धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारत में 7 धर्म पाए जाते हैं। वो 7 धर्म कौन कौन से हैं? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है। ये 7 धर्म मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। इनको मानने वाले लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म
यानी कि मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म, ये जो दो धर्म हैं ये भारत में विदेशों से आए, लेकिन हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म की उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई थी, यहीं पर इसका जन्म हुआ था। इन चारों धर्मों का जन्म यहीं पर हुआ था। तो यदि हम प्रत्येक धर्म के मत मतांतरों और संप्रदायों पर जाएं तो किस प्रकार की विभिन्नताएं उसमें पाई जाती है, किस प्रकार के रीति रिवाज में विभिन्नता उसमें पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, उसके बारे में बताएंगे। कि जैसे हिंदू धर्म में अनेकों संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू धर्म में अनेकों संप्रदाय पाए जाते हैं। वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, पौराणिक धर्म है, शैव धर्म है, शाक्त धर्म है या नानक पंथ है, आर्य समाजी आदि अनेकों संप्रदाय हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। जिस प्रकार आजकल भी राधा स्वामी है, धन धन सतगुरु है, ये आगे चलकर संप्रदाय बन जाएंगे और ये भी हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो इसी प्रकार इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय पाए जाते हैं। दो संप्रदाय कौन से? शिया और सुन्नी। इनकी अलग अलग संस्कृति पाई जाती है दोनों संप्रदाय की, लेकिन है इस्लाम धर्म से। इसके बाद ईसाई धर्म की यदि हम बात करें, इसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो संप्रदाय पाए जाते हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये व्यापारी लोग हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग रीति रिवाज यहाँ भी पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें, हीनयान और महायान दो संप्रदाय यहाँ पाए जाते हैं। और जैन धर्म की बात करें तो पीताम्बर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म में भी पाए जाते हैं। कहने का अभिप्राय है जो हमारे देश में धर्म पाए जाते हैं उन धर्मों में अनेकों प्रकार की विविधता पाई जाती है, अनेकों प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं। उन संप्रदायों के आधार पर भी अनेकों विभिन्नताएं उनमें देखने को मिलती है। यदि हम इस्लाम धर्म की बात करें, शिया और सुन्नी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता रहता है। हमेशा धर्म है एक ही धर्म के लोग, लेकिन आपस में शिया और सुन्नी सांप्रदायिक दंगे भड़काते रहते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम धर्मों की पूजा पाठ की बात करें, सभी धर्मों के लोग, ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाकर पूजा करते हैं, हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, सिख धर्म के लोग गुरुद्वारे में जाकर पूजा करते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक धर्म का अपना अलग अलग रीति रिवाज या पूजा पाठ आराधना के तरीके भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग पाई जाती हैं। यदि हम जनसंख्या की बात करें, धार्मिक जनसंख्या की यदि हम भारत में बात करें तो हिंदू धर्म के अनुयायी यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं और दूसरे स्थान पर मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर भी भारतीय समाज में धार्मिक विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। इन विभिन्नताओं के पश्चात भी हमारे देश में एकता देखने को मिलती है। धार्मिक विभिन्नता के आधार पर अनेकों समाज में चुनौतियां पैदा होती हैं। एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता, दूसरे धर्म को हीन दृष्टि से देखता है, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश का विकास नहीं हो पाता। इसलिए अनेकों चुनौतियां धर्म के आधार पर भारत में पाई जाती है। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि इन विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे देश में एकता देखने को मिलती है। हमारा तीसरा पॉइंट है जातीय विविधता एवं विभिन्नता, यानी कि भारत में किस प्रकार जातीय विभिन्नता या विविधता पाई जाती है। भारत के सभी धर्मों के अनुयायी अनेक जाति व उपजातियों में बटे हुए हैं। प्रत्येक धर्म में अलग अलग जातियां पाई जाती हैं। जैसे इस्लाम धर्म में 94 जातियां पाई जाती हैं, हिंदू धर्म में अनेकों जातियां पाई जाती हैं। तो जाति समाज को अनेक खंडों में विभाजित करती है और समाज को ऊंच नीच का स्तर प्रदान करती है। भारत में लगभग 3000 जातियां या उपजातियां पाई जाती है। कहीं पर 4000 जातियां उपजातियां भी अंकित किया गया है। तो प्रत्येक जाति की अपनी अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक जाति का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल का तरीका अलग अलग पाया जाता है। इसीलिए जाति अपनी अलग अलग संस्कृति भारतीय समाज में पाई जाती है। जाति के आधार पर समाज में ऊंच नीच का क्रम पाया जाता है। प्रत्येक जाति का सदस्य दूसरी जाति के सदस्य से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। तो इस प्रकार जाति के आधार पर समाज में अनेकों विविधता या विभिन्नताएं भारतीय समाज में देखने को मिलती हैं। इस विभिन्नता या विविधता के पश्चात भी भारतीय समाज में एकता देखने को मिलती है। इसके बाद करेंगे हम अक्षेत्रीय विभिन्नता या विविधता।
भारत को यदि हम देखें कि भौगोलिक आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन 5 भागों में सबसे पहला जो भाग है वो है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और ये ऊपर वह हिमालय पर्वतीय जो श्रृंखलाएँ हैं वो इस क्षेत्र में आ जाती है। इस हिमालय का पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जो जनसंख्या रहती है उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति अलग पाई जाती है। वो गर्म वस्त्रों का प्रयोग करते हैं या मांस मिट्टी खाने में मांस मिट्टी का ज़्यादा सेवन करते हैं। इस प्रकार की विभिन्नता वहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद आता है सिंधु गंगा का मैदान। सिंधु गंगा का मैदान हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो हिस्सा है जहाँ पर उपजाऊ भूमि पाई जाती है, जहाँ पर आजीविका के सभी साधन उपलब्ध हैं, यहाँ का रहन सहन और संस्कृति पर्वतीय क्षेत्र से अलग पाई जाती है और आजीविका के साधन अत्यधिक उपलब्ध हैं, भ्रमण पोषण के साधन अत्यधिक उपलब्ध हैं। इसीलिए यहाँ पर देश की 40% जनसंख्या जो है यहाँ पर निवास करती है। किसमें? सिंधु गंगा के मैदान में। इसके पश्चात आता है राजस्थान की मरुस्थल भूमि, यानी कि राजस्थान में सूखा है, सूखा रेत है, जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है, रेत ही रेत है, वहाँ पर उनकी संस्कृति अलग पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर गर्म जलवायु होती है। उसके बाद आता है दक्षिण का पठारीय प्रदेश, राज्य यानी कि पूरे भारत का जो बीच वाला हिस्सा है, गुजरात से लेकर और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये इसमें आ जाता है। यहाँ पर अनेकों जनजाति के लोग निवास करते हैं और जिनकी संस्कृति सभी जनजातियों की अलग अलग पाई जाती है। हमारे देश में 527 जनजातियाँ पाई जाती हैं और सभी जनजातियों का अलग अलग तरीका पाया जाता है, खान पान, रहन सहन अलग अलग पाया जाता है। इस प्रकार की विभिन्नता दक्षिण पठारीय प्रदेश में देखने को मिलती है, इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है समुद्र तटीय प्रदेश, यानी कि पूर्व का तट और पश्चिम का तट, जहाँ पर समुद्र लगता है, पूर्व का तट और पश्चिम का तट, जहाँ पर देश का लगभग 70% व्यापार जो है इन्हीं समुद्री तटों से होता है और यहाँ की जो संस्कृति है वो अलग पाई जाती है, रहन सहन अलग पाया जाता है, खान पान अलग पाया जाता है, चावल और मच्छी का ज़्यादा प्रयोग ये लोग करते हैं। इस कहने का अभिप्राय है प्रत्येक क्षेत्र में रहन सहन का जो तरीका है या उनकी जो संस्कृति है वो अलग अलग पाई जाती है। इन विभिन्नताओं के पश्चात भी हमारे देश में एकता देखने को मिलती है। इन सभी क्षेत्रों में अपनी अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। अभिप्राय यह है कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, धर्म कर्म, आचार विचार, खान पान, रीति रिवाज आदि में विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो इस विविधता के पश्चात भी भारत में एकता देखने को मिलती है। इसके बाद नंबर 5 है प्रजातीय विविधता या विभिन्नता, यानी कि भारत में अनेकों प्रजातियों के लोग निवास करते हैं। आर्य प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति, मुगलायड प्रजाति, इस प्रकार भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर यानी कि चिड़ियाघर। भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है। देश के उत्तरी भाग में यानी कि उत्तर भाग में आर्य प्रजाति के लोग निवास करते हैं। इनके शारीरिक लक्षण भी अलग अलग पाए जाते हैं, भाषा अलग पाई जाती है, रीति रिवाज अलग पाए जाते हैं, रहन सहन खान पान अलग पाया जाता है। तो उत्तर भारत में जो लोग निवास करते हैं वो आर्य प्रजाति के लोग निवास करते हैं और भारत के दक्षिण भाग में द्रविड़ प्रजाति के लोग भाग करते हैं। यहाँ पर द्रविड़ भाषा परिवार, हमने भाषा परिवार में किया था कि द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं और दक्षिण भारत में ही द्रविड़ प्रजाति के लोग निवास करते हैं। यदि हम उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, जो 7 सिस्टर हैं, पूर्व में हमारे जो छोटे छोटे 7 राज्य जिसको हम 7 सिस्टर बोलते हैं, तो उत्तर का कुछ हिस्सा और पूर्व के क्षेत्रों में मंगोल प्रजाति के लोग निवास करते हैं और वहाँ पर आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार सभी प्रजातियों के शारीरिक लक्षण और संस्कृति जो है अलग अलग पाई जाती है। तो इस विभिन्नता के पश्चात भी, इस प्रजातीय विभिन्नता के या विविधता के पश्चात भी हमारे देश में एकता देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।